उसका नाम रिया है। उसके पिता का देहांत पिछले साल एक बीमारी के चलते हो गया था। वो लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता का इलाज अच्छे से करवा पाए। बस इसीलिए उसने अपने पिता को बहुत जल्दी ही खो दिया। वो 3 भाई बहन हैं। उसकी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई। छोटा भाई अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है और वो 11th क्लास में पढ़ रही है। पिता के देहांत की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन के कंधों पर आ गई, जिस वजह से उसकी बहन 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाई और उसे ना चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर उन सभी का पेट पालने के लिए काम करना पड़ा। उसका परिवार असम के एक छोटे से गांव में रहता है। वो लोग भले ही गरीब थे, लेकिन कम पैसों में उन्होंने अपनी खुशियों को ढूंढ लिया था। उसकी बहन दिन रात एक करके खूब मेहनत कर रही थी ताकि उन दोनों भाई बहनों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उसकी बहन एक कंप्यूटर सेंटर पर काम करती थी, लेकिन उसे जितनी भी तनख्वाह मिलती थी उससे घर का गुजारा कर पाना बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी वो जैसे तैसे अपने घर को चला रहे थे। उसने दीदी से कहा कि जब उसकी 12वीं की परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद वो भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगेगी तो उससे 4 पैसे ज़्यादा आने लगेंगे। लेकिन दीदी का कहना था कि उसे यह सारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और उसका जो बचपन से पुलिस अफसर बनने का सपना है उसे पूरा करना है। सपना तो उसकी बहन का भी था कि वह एक अच्छे पद पर नौकरी करे और उन सभी को एक अच्छी लाइफ चाहिए जिसमें कम से कम इतनी कमी तो ना हो उन्हें कल के होने वाले खर्चों को लेकर आज ही परेशान ना रहना पड़े। एक दिन जब दीदी घर पर लौट कर आई तो बहुत खुश थी। उनकी खुशी को देखकर उसने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतना खुश हैं। तो दीदी कहने लगी कि दरअसल मेरी जो दोस्त है मधु, उसे 2 हफ्ते पहले ही कोलकाता की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वहाँ उसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है और उन लोगों ने रहने खाने का भी इंतजाम करके दिया हुआ है। जब वह वहाँ पर नौकरी करने के लिए गई थी तो मैंने भी उससे कहा था कि वह उनके बारे में भी वहाँ पर बात करे और अगर वहाँ पर उनके लायक कोई नौकरी हो तो उसे फ़ोन करके ज़रूर बताए, क्योंकि इतना अच्छा मौका वो ही अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। और आज ही उसका सुबह उनके पास फ़ोन आया। उसने कहा कि उस कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक नौकरी खाली है जिसके इंटरव्यू अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाले हैं और अगर वो पहले ही वहाँ पहुँच जाती है तो वह अपनी मैडम से बात करके यह पूरी कोशिश करेंगी कि उसे वहीं पर नौकरी दिलवा दे। निशा बता रही थी कि उसकी मैडम बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही नेक दिल की, बड़े दिल वाली औरत हैं। वह उनके जैसे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं। यह बात सुनकर रिया की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इस पर दीदी कहने लगी कि अरे अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। उसने बताया कि अगर उसे वह जॉब मिल गई तो उसे हर महीने 40,000 रुपये मिलेगा। 40,000 का नाम सुनकर तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने रुपए एक साथ एक महीने में मिलेंगे, यह तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तो और दीदी कहने लगी कि इतनी अच्छी तनख्वाह, ऊपर से वह लोग अपने यहाँ काम करने वालों को रहने का और खाने पीने का भी इंतजाम खुद की ही तरफ से ही करके देते हैं। साथ ही साथ अगर उनका कोई कर्मचारी कम पढ़ा लिखा है और वह अपनी आगे की पढ़ाई भी करना चाहता है तो उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ जो कॉलेज है उसी में उनके कर्मचारी एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई भी नौकरी के साथ साथ जारी रख सकते हैं और जो फीस होगी वह धीरे धीरे तनख्वाह से हर महीने कट जाया करेगी। और जब तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसी कंपनी में ऊंची पोस्ट के लिए भी
अप्लाई कर सकते हो। यह सुनकर तो वो सब बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा है, ऐसी कंपनियां भी होती हैं। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे तो उनकी सारी ही मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस पर दीदी खुश होते हुए कहने लगी, वही तो, अगर मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई तो ना तो रहने और खाने का कोई खर्चा और ना ही कोई झंझट, सब कुछ आराम से कंपनी की तरफ से मिलेगा। और तो और उसकी जो पढ़ाई घर की जिम्मेदारी की वजह से छूट गई थी उसे भी वो पूरा कर सकती है, और फिर पढ़ाई पूरी होते ही वो इससे भी ऊंची पोस्ट पर नौकरी करने लग जाएगी। फिर तो उसकी तनख्वाह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसका रुतबा भी बढ़ जाएगा और उसकी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह कहते कहते अचानक ही दीदी की आंखों में आंसू आ गए और वो सब भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। उन सब ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हो। इस नौकरी से अब उन सभी को बहुत उम्मीद होने लगी थी। रिया की माँ ने दीदी से कहा, निशा बेटा, फिर तो तू अपनी दोस्त से कह दे कि तू तो कल ही कोलकाता के लिए यहाँ से निकल रही है, क्योंकि तू जितनी जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी उतनी ही जल्दी तुझे यह नौकरी मिल जाएगी। इस पर दीदी कहने लगी, वह तो है, लेकिन उसने कहा है कि इंटरव्यू अगले हफ्ते से शुरू होंगे, तो इसीलिए मुझे एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचना है। इस पर उसकी माँ ने कहा, तो फिर ठीक है, तू अपनी सारी तैयारियाँ पूरी कर ले। वहाँ जाने के लिए भी तो खर्चा होगा, तो हमें रुपए पैसों का इंतजाम भी करना होगा, और फिर कुछ अच्छे कपड़े भी ले बेटा, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, कपड़े भी तो अच्छे होने चाहिए। दीदी कहने लगी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं कल ही बाजार जाकर एक अच्छा सा सूट लेकर आती हूँ। उसके बाद उन सब ने मिलजुल कर खाना खाया और उस रात ऐसा लगा जैसे उनके घर में दिवाली हो। इतनी खुशी तो उसके घर में कभी भी नहीं आई थी जितनी आज की रात आ गई थी। वो सब बहुत ही खुश थे और एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसने यह बात अपनी बेस्ट फ्रेंड बबीता को बताई। यह बात सुनकर वह भी बहुत खुश हो गई। उसने कहा, फिर तो तू भी आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता जा सकती है। बड़ा शहर होगा और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर दीदी कोलकाता में रहने लगेंगी तो फिर मुझे भी तो इतने बड़े शहर में जाने का मौका मिलेगा। अब तो उसकी खुशी और भी ज़्यादा दुगनी हो चुकी थी। अभी वो लोग बैठकर यह बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी क्लास की टीचर उनके पास आई और कहने लगी, कल 15 अगस्त है और इस मौके पर हमारे यहाँ एक बहुत ही खास चीफ गेस्ट को बुलाया गया है। क्लास में सभी एक दूसरे से सवाल करने लगे कि इस 15 अगस्त पर कौन आने वाला है। तभी मैडम ने कहा कि हमारे ज़िले की जो एसपी हैं उन्हें स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। उसने जब मैडम के मुंह से यह बात सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक पुलिस अफसर को उनके स्कूल में बुलाया गया है। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसे बेसब्री से चीफ गेस्ट का इंतज़ार था और जब उसने पहली नज़र अपनी चीफ गेस्ट पर डाली तो ऐसा लगा कि जैसे वो भरपूर जोश से भर गई हो, क्योंकि वो खुद भी बचपन से ही एक पुलिस अफसर बनना चाहती थी और उन्हें देखते ही उसके अंदर उसे एक अजीब सा जज्बा महसूस होने लगा। उनका जो स्टाइल था और जो बात करने का अंदाज, जो चलने का तरीका, उससे उसे बहुत ही खुशी फील हो रही थी और उसने उसी वक्त सोच लिया कि वो एसपी मैडम जैसी ही पुलिस अफसर बनकर दिखाएगी। झंडारोहण के बाद उन सब ने एसपी मैडम को ढेर सारे फूल और गुलदस्ते दिए। जब वो उनके पास फूल लेकर गई तो उसने उनसे कहा कि मैं आपकी तरह ही पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। इस पर मैडम ने कहा कि तो फिर तुम्हें भी अभी से ही खूब मेहनत करनी होगी और खूब लगन से पढ़ाई करनी होगी, तभी जाकर तुम मेरी जैसी अफसर बन सकती हो। उसने कहा कि बिल्कुल, मैं खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगी और एक दिन आपके जैसे ही पुलिस अफसर बनकर ज़रूर दिखाऊंगी। मैडम कहने लगी, इसके लिए तुम्हें अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। अभी से अपना दिमाग, अपने सोचने का तरीका एक पुलिस अफसर की तरह करना पड़ेगा। इसके बाद वो वापस आकर अपनी लाइन में खड़ी हो गई। एसपी मैडम ने उन सभी लड़कियों से कहा कि उन्हें खूब पढ़ाई करनी चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि उनके देश में लड़कियों की शिक्षा का
का प्रतिशत बहुत ही कम है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर गरीबी हद से ज़्यादा है। इस वजह से लड़कियों को पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है और इसीलिए हमारे देश में लड़कियों के प्रति जो अपराध हैं वह और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। कई बार हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो जो बुरे लोग हैं उनके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे होने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती। इसके लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, कई ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें और अपने घर को अच्छे से चला सकें। और बस इसी बात का फ़ायदा वह लोग उठाते हैं जो मानव व्यापार जैसा काम करते हैं। एसपी मैडम ने जब यह बात कही तो उसकी टीचर ने कहा कि वह इस विषय पर हमारे स्कूल की लड़कियों को खुलकर बताएं। एसपी मैडम ने कहा कि दरअसल कई बार कम उम्र की लड़कियां इस तरह के गिरोह का शिकार हो जाती हैं, या फिर जो लड़कियां नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में जाती हैं उन्हें अच्छी नौकरी का लालच दिया जाता है। उनको लगता है कि उन्हें आसानी से एक अच्छी नौकरी अच्छी तनख्वाह पर मिल रही है और बस वह उनके जाल में फंस जाती हैं। और फिर एक बार जब वह उनके बताए हुए पते पर पहुंचती हैं उसके बाद उनका असली रूप उनके सामने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, किसी नौकरी पर जा रहे हैं या कोई बहुत अच्छा ऑफर आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले उसकी अच्छे से जांच परख करें, क्योंकि जब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो असली गड़बड़ वहीं पर होती है। इसीलिए हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई आपको थाली में परोस कर अच्छे अच्छे पकवान हाथ में खुद से लाकर पकड़ा रहा है तो समझ जाइए कि यह खतरे की घंटी है, क्योंकि इस दुनिया में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। फिर आपको कोई बाहर का इंसान सब कुछ इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। हर इंसान जब दिन रात कड़ी मेहनत करता है तब जाकर वह ठीक ठाक पैसे कमा पाता है, लेकिन अगर आपके सामने पैसे कमाने का कोई ऐसा मौका दिया जा रहा हो जिसमें आपको मेहनत भी कम करनी पड़ रही हो और सारी सुविधाएं और अच्छा खासा पैसा सब कुछ मिल रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि यह आपको सिर्फ झूठा झांसा दिया जा रहा है। असल में इसके पीछे उन लोगों का इरादा कुछ और ही है। एसपी मैडम ने उसके सामने यह बात कही तो उसके दिमाग में अचानक से ही दीदी की कही हुई सारी बातें घूम गईं और बार बार बस यही बात दिमाग में चलने लगी कि जब कोई आपको थाली में परोस कर अच्छे अच्छे पकवान दे रहा है तो वह खतरे की घंटी है। एसपी मैडम ने कहा कि वो लोग जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं और इसीलिए कई बार बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए ऐसे गिरोह यहाँ की लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने बुरे इरादों को अंजाम दे सके। लेकिन अगर हम सब जागरूक रहेंगे तो कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। और इसके बाद भी अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझे मेरे कार्यालय में आकर मिल सकती हैं। इसके बाद एसपी मैडम उनके स्कूल से वापस चली गई। वो जब घर लौट कर आई तो उसके दिमाग में उनकी यह बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी। इसलिए जब शाम को दीदी घर लौट कर आई तो उसने उनसे कहा कि दीदी, आप अपनी जिस नई नौकरी के बारे में मुझे बता रही थी, मुझे पता नहीं क्यों उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। इस पर दीदी कहने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ 12वीं पास हैं लेकिन आपको इतनी अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल रही है, वह भी रहने को खाने को सब कुछ मिल रहा है और आगे पढ़ने का मौका भी। इस पर दीदी कहने लगी कि वह कंपनी है ही इतनी अच्छी। उसने कहा लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो दीदी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि अरे तुम बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही हो, मधु वहाँ पर पहले से ही है और वह तो वहाँ 3 हफ्ते से काम कर रही है। सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आगे पुलिस अफसर बनने की तैयारी कर। इसके बाद दीदी अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में चली गई, लेकिन ना जाने क्यों पर उसका दिमाग अब उसे यही सब कह रहा था कि ज़रूर इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुबह जब वो स्कूल जाने वाली थी
थी तो उसने दीदी से कहा कि आप कोलकाता के लिए कब निकलेंगी। इस पर दीदी कहने लगी कि अभी तो मुझे जाने में 2 दिन का समय है। इस बात की तसल्ली करके वो अपने स्कूल चली गई। लेकिन जब वो वापस स्कूल से लौट कर आई तो उसने देखा कि दीदी तो अपना सामान पैक किए हुए खड़ी हुई थी और वह कोलकाता के लिए निकलने वाली थी। जब उसने उन्हें जाते हुए देखा तो बुरी तरह से घबरा गई। उसने कहा कि आप तो 2 दिन बाद जाने वाली थी, फिर आप अभी कैसे जा रही हैं। तो वह कहने लगी कि दरअसल मधु का फ़ोन आया था और वह कहने लगी कि इंटरव्यू 2 दिन पहले ही रख दिए गए हैं और इसीलिए मुझे आज ही वहाँ के लिए निकलना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यह नौकरी किसी और को मिल जाए। अब इस नौकरी को मैं किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। उसने दीदी से कहा कि लेकिन इतनी जल्दबाजी किस बात की है, आपने अभी तक ठीक से पता भी नहीं किया कि यह कंपनी किसकी है और कौन सी है। इस पर दीदी कहने लगी कि तुम भी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। मधु वहाँ 3 हफ्तों से काम कर रही है और सब कुछ उसे पहले से ही पता है, तो फिर अब इसमें और क्या पता करना। फिर वह उससे कहने लगी चल ठीक है, कंपनी वाले मेरे लिए अपनी गाड़ी भेज रहे हैं, मुझे अब बस निकलना होगा। उनकी यह बात सुनकर वो और ज़्यादा हैरान हो गई। सोचने लगी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंटरव्यू पर जिन लोगों को बुला रही है उनके लिए अपनी खुद की गाड़ी भेज रही है। उसने दीदी से तुरंत ही कहा कि मैं भी आपके साथ आपको छोड़ने के लिए चलूँगी। उस वक्त वो उन्हें रोक तो नहीं पा रही थी, लेकिन सोचा कि चलकर खुद से देखूं कि आखिर उन्हें लेने कौन आने वाला है। जब वो उन्हें छोड़ने के लिए गई तो वहाँ पर एक काले रंग की गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी। मधु दीदी ने सारी डिटेल पहले ही दीदी को बता दी थी, इसीलिए उन्होंने वहाँ पहुँचते ही गाड़ी को पहचान लिया और उसमें बैठ गई। आगे जो आदमी बैठा था उसे रिया ने बहुत अच्छे से देखा और फिर दीदी के बैठते ही गाड़ी तुरंत ही वहाँ से निकल ली। इधर धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन उसकी दीदी से कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। मधु दीदी का भी जब उसने फ़ोन मिलाया तो उनका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, आखिर दीदी से उसकी बात क्यों नहीं हो पा रही है। उसने माँ से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इस सब में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं दीदी को भी समझा रही थी, पर वह भी इतने ज़्यादा पैसों की नौकरी के चक्कर में कुछ भी सोच समझ नहीं रही थी। उस वक्त उसे अगर कोई मदद की उम्मीद नज़र आई तो वह एसपी मैडम ही थी। वो तुरंत ही उनके कार्यालय के लिए निकल गई, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसे उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इधर घर में भी उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, इसीलिए वो उसी शाम अपनी टीचर के घर पहुँच गई और उसने उन्हें सब कुछ बताया और फिर वह उसे एसपी मैडम से मिलवाने के लिए ले गई। जब वो एसपी मैडम के पास पहुँची तो उसने उन्हें विस्तार से पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुमने यह बात मुझे पहले आकर क्यों नहीं बताई। तो उसने कहा कि दरअसल घर में किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, और जब दोपहर को मैं आपसे मिलने आई थी तो मुझे आपसे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन अब तो दीदी को वहाँ गए हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। एसपी मैडम ने कहा कि लेकिन उस कंपनी का कोई तो नाम पता होगा तुम लोगों को जिसमें तुम्हारी दीदी और मधु दीदी काम कर रही हैं। उसने एसपी मैडम को जब उस कंपनी का नाम बताया तो उन्होंने उसके बारे में खोजबीन की तो पता चला कि इस नाम की तो कोलकाता में कोई कंपनी ही नहीं है। यह सुनकर तो उन सबके होश ही उड़ गए। उसके बाद एसपी मैडम ने पूछा कि जब तुम अपनी दीदी को छोड़ने के लिए गई थी तो जो आदमी उस गाड़ी में आया था, क्या तुमने उसकी शक्ल अच्छे से देखी थी। उसने कहा कि हाँ, मैं उस आदमी को अच्छे से पहचान सकती हूँ। उसने एसपी मैडम से कहा कि मैंने एक काम और किया था, मैंने उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया था। इस पर एसपी मैडम ने उसे शाबाशी दी और फिर उसने उन्हें उस गाड़ी का नंबर बता दिया, जिससे यह तो साफ हो गया कि वह गाड़ी कोलकाता की ही थी। और जल्द ही उस गाड़ी के मालिक के बारे में पुलिस पता करने लगी। इस सब में 2-3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद वो जब अपने स्कूल में थी तभी वहाँ पर एसपी मैडम उससे मिलने आई। उन्होंने उसे एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि जब तुम अपनी दीदी को गाड़ी में छोड़ने गई तो क्या उस गाड़ी में यह आदमी बैठा हुआ था। उसने उस तस्वीर को देखते ही उसे पहचान लिया। उसने कहा कि हाँ मैडम, यही आदमी उस गाड़ी में बैठा था। इस पर वह बहुत खुश हो गई कि अब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसने एसपी मैडम से कहा कि क्या आपको मेरी दीदी का पता चल गया है। तो इस पर मैडम ने कहा
कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्द ही हम तुम्हारी दीदी को ढूंढ लेंगे। हम लोग आज ही कोलकाता के लिए निकलने वाले हैं। उसने कहा, तो फिर वह कहाँ गई, क्या हुआ है उसकी दीदी के साथ? इसके बाद एसपी मैडम ने उसे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अब मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ उसके बाद तुम्हें बहुत गहरा झटका लगेगा, लेकिन हम जिस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं शायद वही सच होने वाला है। तुम्हारी दीदी किसी ऐसी मुसीबत में पड़ चुकी हैं, इसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसने एसपी मैडम से कहा कि आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती कि आखिर मेरी दीदी के साथ क्या हुआ है। एसपी मैडम ने कहा कि शायद तुम्हारी दीदी किसी जालसाजी का शिकार हुई हैं, जिसमें लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उन्हें बेच दिया जाता है और फिर उनके साथ वह सब होता है जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। एसपी मैडम की यह बात सुनकर तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वो यही सोचने लगी कि आखिर अब उसकी दीदी का क्या होगा। घर पर माँ को जब इस बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी और क्या उसकी दीदी उसे वापस मिल पाएंगी। न जाने उसकी दीदी किस हाल में और कहाँ पर होंगी। उसने कहा, लेकिन दीदी जिस कंपनी में काम करने के लिए गई थी वहीं पर तो उनकी दोस्त मधु भी थी। तो एसपी मैडम ने कहा कि बेटा, यह सब उन लोगों का फैलाया हुआ एक जाल था ताकि तुम्हारी बहन उनकी बातों पर भरोसा कर ले और कोलकाता पहुंच जाए। हो ना हो यही हुआ होगा कि सबसे पहले तुम्हारी दीदी की सहेली मधु उस जगह पर पहुंचकर फंस गई होगी और उन लोगों ने ही उसे डराया होगा कि वह उनके कहने पर किसी और लड़की को भी यहाँ पर बुलाए। इसीलिए डर के कारण तुम्हारी दीदी सहेली ने उससे झूठ कह दिया और उसे इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए और वहाँ पर सब कुछ इतना अच्छा है ताकि वह उससे कोई भी सवाल जवाब ना करे और जल्दबाजी में वहाँ पर पहुँच जाए और उनके जाल में फंस जाए। उसने एसपी मैडम से कहा, इसका मतलब मेरी दीदी को धोखा देने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की सहेली ही थी। तो एसपी मैडम ने कहा कि बेटा, इसमें हम उनकी सहेली को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वह बेचारी तो खुद ही ठगी का शिकार हुई है और जब वह वहाँ पर उन लोगों के बीच में अकेली फंस गई होगी और उन लोगों ने उसे उसकी जान को लेकर डराया होगा तब उसके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा होगा और इसी वजह से उसे भी मजबूरन यह सब करना पड़ा। यह सब सुनकर तो उसके होश ही उड़ चुके थे। उसे अब डर लग रहा था कि ना जाने उसकी दीदी का क्या होगा। उसने एसपी मैडम से कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ भी करिए लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। एसपी मैडम ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन और उसकी सहेली को ढूंढने में अपनी जान लगा दूंगी। इसके बाद घर पहुंचकर जब उसने माँ को यह सब बताया तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह यही कहने लगी कि अभी तक हमें जितने भी दुख मिले क्या वह कम थे जो यह सब भी हमारे साथ ही होना था। रिया ने माँ से कहा कि आप फिक्र ना करें, एसपी मैडम दीदी को हर हाल में ढूंढ कर ही रहेंगी। लेकिन इस सब के बाद भी कहीं ना कहीं हम बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि जब तक दीदी मिलेंगी तब तक उनके साथ ना जाने क्या से क्या हो चुका होगा। इधर धीरे धीरे 2-3 दिन बीत चुके थे लेकिन दीदी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। रिया और उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। यही हाल मधु दीदी के घर पर भी था। 3 दिन के बाद एसपी मैडम अचानक ही उसके घर आई। उन्हें घर में देखकर उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद उसकी दीदी का पता चल गया है। लेकिन जब उसने उनसे पूछा कि आपको दीदी मिल गई तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन शायद मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बहन तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी। उन्होंने उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसमें जो लड़की दिख रही है उसे पहचानने की कोशिश करो, क्या वह तुम्हारी बहन है। इस पर उसने जब वह वीडियो देखा तो उसमें दिखने वाली लड़की का हुलिया बिल्कुल ही बदला हुआ सा लग रहा था जिससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने मैडम से कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह मेरी बहन है। एसपी मैडम ने कहा कि दरअसल वह लोग हद से ज़्यादा चालाक हैं। वह जिन भी लड़कियों से यह सारे काम करवाते हैं वह उनका हुलिया पूरी तरह से चेंज कर देते हैं और समय समय पर उनका भेष बदलवाते रहते हैं ताकि अगर पुलिस उन्हें ढूंढ भी रही हो तो वह उन्हें पहचान ही ना पाए। इसीलिए आज हमें एक लीड मिली है जिस कारण हम लोग कोलकाता के लिए निकल रहे हैं। इसके बाद एसपी मैडम जाने लगी। रिया ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वह मुझे भी अपने साथ कोलकाता लेकर चले पर वह उसे
उसे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं थी। वह कहने लगी कि वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। पर उसने उनसे कहा कि जैसा कि आपने कहा कि वह बार बार भेष बदलवाते रहते हैं, तो अगर वह दीदी के साथ भी ऐसा कर रहे होंगे तो मैं अपनी बहन को किसी भी तरह के रूप में आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ। इसीलिए आप मुझे अपने साथ जरूर लेकर चलें ताकि हमारे हाथ से दीदी को बचाने का एक भी मौका ना छूटे। इसके बाद कुछ देर एसपी मैडम ने अपने बाकी के अफसर से कुछ बातचीत की और फिर वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन तक वो लोग कोलकाता पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें जहां से भी जानकारी मिली थी वहां पर लड़कियों को लाया गया है। वहाँ उन्हें बाकी लड़कियां तो मिली पर दीदी कहीं भी नहीं मिल रही थी। इधर फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन कुछ भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। इस सब के दौरान वो ऐसे इलाकों में गई जिनके बारे में उसने ना कभी सुना था ना देखा था, और वहाँ पर लड़कियों के जो हालात थे उन्हें देखकर तो उसका दिल बुरी तरह से दर्द से भर गया था। यह दुनिया इतनी बेरहम है, उसने कभी नहीं सोचा था। उस सब को देखने के बाद अब उसका इरादा और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। उसे हर हाल में पुलिस अफसर बनना है ताकि वो इस तरह के होने वाले सभी अपराधों को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सके। करीब एक हफ्ते तक वो लोग वहाँ पर हर जगह छानबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके बाद हमें एक खबर मिली कि कोलकाता से काफ़ी सारी लड़कियों को पानी वाले जहाज़ में बिठाकर विदेश के लिए भेज दिया गया है। बस इस खबर ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। एसपी मैडम ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाई। उन लोगों ने तुम्हारी बहन और मधु को विदेश भेज दिया और वहाँ पर पहुँच पाने हमारे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें ऊपर से ऑर्डर लेने पड़ेंगे जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। यह सुनकर तो उसे सदमा लग गया। अब वापस असम लौटने के अलावा उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। वो लोग उसी दिन शाम को गाड़ी से लौट रहे थे, तभी अचानक ही उसे रास्ते में एक गाड़ी से कोई बुर्का पहनी हुई औरत बाहर उल्टी करते हुए नजर आई। उसने उसका चेहरा ठीक से तो नहीं देखा था, लेकिन उसके हाथ को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह उसकी बहन हो। उसने एसपी मैडम से तुरंत ही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वह लड़की और कोई नहीं मेरी बहन थी। एसपी मैडम ने तुरंत ही अपनी गाड़ी पीछे की तरफ घुमाई, लेकिन तब तक वह लोग वहाँ से जा चुके थे। उसने बहुत देर तक उस गाड़ी का पीछा किया, लेकिन वह गाड़ी उन्हें एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुसती हुई दिखी और आगे जाकर जब वो उस गाड़ी के पास पहुंचे तो उसमें कोई भी नहीं था। अब तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गाड़ी में बैठे हुए लोग कहाँ गए, क्योंकि उसने गाड़ी में जिस औरत को देखा वह बुर्का पहने हुए थी और उस बाजार में बहुत सी ऐसी औरतें थीं जो बुर्के में थी। मैडम कहने लगी, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुमने अपनी बहन को ही देखा था? क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? उसने कहा, नहीं मैडम, मैंने उनका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उनके हाथ को देखकर मुझे लगा कि वह मेरी बहन है। एसपी मैडम उस पर थोड़ा नाराज़ होने लगी कि तुमने चेहरा नहीं देखा और बस अंदाजे से ही हमें वापस इतनी दूर तक दौड़ा दिया। अब तो हमें पता भी नहीं कि वह लड़की कहाँ गई। उनकी इस बात से उसे बहुत अफसोस होने लगा, लेकिन उसे ना जाने क्यों अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि वह और कोई नहीं उसकी दीदी ही थी। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर इधर उधर पूछताछ करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो हार कर वापस अपनी गाड़ी में बैठने लगे कि तभी अचानक ही उसके ऊपर एक लॉकेट आकर गिरा। जब उसने उस लॉकेट को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह लॉकेट उसकी बहन का ही था। उसने जैसे ही ऊपर की तरफ नज़र उठाई तो वह सामने वाली बिल्डिंग के एक खिड़की से आकर गिरा था। उसने तुरंत ही एसपी मैडम को उसे दिखाते हुए कहा कि यह मेरी बहन का है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और खुशी की चमक भी। वो तुरंत ही उस बिल्डिंग के अंदर दौड़ पड़े और जिस कमरे से वह गिरा था उस कमरे में पहुंच गए। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस वालों ने दरवाजे को तोड़ दिया और जब वो उस कमरे में पहुंचे तो वो सब दंग रह गए थे। वहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ थीं जो सभी बुर्का पहने हुए थीं। एसपी मैडम ने एक एक करके सबके बुर्के हटाए। अंदर जो आदमी थे वह पुलिस वालों से लड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जल्द ही पुलिस वालों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उसे उसकी बहन
इतनी लड़कियों की भीड़ में कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के मारे उसे अटैक ही पड़ जाएगा। उस एक कमरे के अंदर ढेर सारे और भी कमरे थे। वो खुद भी सभी लड़कियों के बुर्के उठाकर देख रही थी, लेकिन सबको देखने के बाद भी उनमें से उसकी बहन नहीं निकली। वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी कि ना जाने उसकी बहन कहाँ चली गई। वो वापस कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन वो जैसे ही फ्लोर पर चलती हुए आगे बढ़ी, एक जगह उसे ज़मीन पर चलने पर कुछ अजीब सी आवाज़ आई। जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो वह आवाज़ दूसरी होती है, लेकिन जब वो किसी खोखली चीज़ के ऊपर चलते हैं तो वह आवाज़ दूसरी होती है। उसने एसपी मैडम से कहा कि मुझे यहाँ नीचे की तरफ कुछ अजीब सा लग रहा है। एसपी मैडम ने जब उस कालीन को उठाया तो वह दंग रह गई। दरअसल वह एक तहखाने का रास्ता था। वो जैसे ही उस तहखाने में पहुँचे, उसे सामने ही उसकी बहन और मधु दीदी दोनों नज़र आ गए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ही अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद वो बाकी सारी लड़कियां और अपनी बहन को लेकर कोलकाता से वापस आ गई। एसपी मैडम ने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई थी। उसने मैडम का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज अगर उसे उसकी बहन वापस मिल पाई थी तो वह सिर्फ उनकी ही वजह से। दीदी ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि तुम सच कह रही थी, मैं ज़्यादा तनख्वाह के लालच में इस कदर अंधी हो गई थी कि तुम्हारी किसी बात को मैंने सुना नहीं, और फिर देखो मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। एसपी मैडम को दीदी ने बताया कि जब वह वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक बिल्डिंग में इंटरव्यू चल रहे थे और सभी लोग लाइन में खड़े हुए थे। तभी उस कंपनी का एक चपरासी सबको चाय देने के लिए आया। मुझे भी बहुत थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने वह चाय पी ली, और चाय पीने के बाद आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में बंद पाया, और फिर मुझे पता चला कि मैं तो बहुत बड़ी जालसाजी का शिकार हो चुकी हूँ। 1 महीने के बाद ही एसपी मैडम ने उस गिरोह की जो हेड थी उसको भी पकड़ लिया। वह लोग इसी तरह से अच्छी तनख्वाह की नौकरियों का झांसा देकर गरीब इलाकों के लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे और फिर उनसे यह सब करवाते थे, जिससे उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती थी। इसके बाद दीदी ने वापस से वही कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया और इधर वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करने लगी, और आज 5 साल बीतने के बाद वो पुलिस अफसर बन चुकी है और एक एक करके ऐसे जुर्म का सफाया करने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ठीक इसी तरह से आज के समय में लोग पैसा कमाने के लिए दूसरों के साथ कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए हमारी सुरक्षा हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।